हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेखपाल जीके टेस्ट का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। और आपसे कुछ बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों से क्लास बंद थी, थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्लास नहीं शुरू की जा सकी। इस वजह से कुछ दिनों से क्लास आपके पास नहीं पहुंची, पर लेकिन अब आपको परमानेंट क्लास मिलेंगी। जीके की पर डे क्लास मिलेगी, करंट अफेयर्स की पर डे क्लास मिलेगी और साइंस की भी पर डे क्लास आपको मिलेगी। और आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे, और इसके बाद में आपके एग्ज़ाम भी अब जल्द ही कराए जाएंगे। तो जो व्यक्ति तैयारी नहीं कर रहे तो वो व्यक्ति अब अपना तैयारी करना भी शुरू कर दें सही से, क्योंकि जल्द ही एग्ज़ाम कराए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। इसमें मैंने जीके के 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं, पर लेकिन उन 20 क्वेश्चनों में आपके कम से कम 200 क्वेश्चन तैयार होंगे। सिर्फ 20 क्वेश्चन लिए हैं, उन 20 क्वेश्चन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उससे कम से कम आपके 200 क्वेश्चन मैं तैयार कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिए? पहला क्वेश्चन दिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती हैं? तो किस में करती हैं? पांचों सुरक्षा परिषद में। किस में करती हैं? सुरक्षा परिषद में करती हैं। अब इस क्वेश्चन से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? तो जैसे सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य की टीम होती है? 15 सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य, आप ध्यान से सुनते रहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 सदस्य क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। अब 5 सदस्य जो स्थायी सदस्य हैं कौन कौन से हैं? यूएसए, रूस, इसके बाद फ्रांस, इसके बाद चीन और ब्रिटेन। कौन कौन से? यूएसए, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। ये 5 क्या है? इसके सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। और इसमें जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई यदि बात करें, ये पूछा जाता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आप इसे याद रखेंगे। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली प्रथम महासचिव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिए? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्या होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अब यदि बात करें कि इस सेकंड क्वेश्चन से कंप्यूटर से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर पेपर में, तो कंप्यूटर की सबसे पहले खोज कब हुई? तो 1946 में कंप्यूटर की खोज हुई थी। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। यदि बात करेंगे प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो यूनिवेक कौन था? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। यदि बात करें सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर। कौन सा है? लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को क्या कहा जाता है? यदि कंप्यूटर पर हम परमाणु परीक्षण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो क्या कहा जाता है? सब क्रिटिकल। क्या कहा जाता है? सब क्रिटिकल कहा जाता है कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिए? क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई? तो स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? अकबर ने। किसने उपलब्ध कराई? अकबर ने। अब बात आई स्वर्ण मंदिर की, तो इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो सबसे पहली बात, इसमें अकबर ने भूमि उपलब्ध कराई। कितनी भूमि उपलब्ध कराई थी? 500 बीघा। याद रखेंगे आप, 500 बीघा जमीन उपलब्ध कराई थी अकबर ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने कराया था, जो गुरु मतलब सिखों के 5वें गुरु थे। यदि बात करें कि जहांगीर ने क्या किया था, गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो
को आशीर्वाद दिए जाने के कारण क्या किया था, फांसी पर चढ़वा दिया था। किसने, गुरु अर्जुन देव को क्या किया, जहांगीर ने क्या किया था कि खुसरो, उनके बेटे खुसरो को आशीर्वाद दिए जाने के कारण उन्हें फांसी पर चढ़वा दिया था जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं इससे संबंधित और क्या पूछ सकता है, ये पूछ लेता है कभी कभी कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, यदि यार बात करें तो गुरु नानक थे। गुरु नानक थे प्रथम गुरु, यदि यार बात करें सिखों के प्रथम गुरु के। और अंतिम एवं 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह अंतिम और 10वें गुरु थे सिख धर्म के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 4 तो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ए, कौन सा, लोकसभा। क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और इससे संबंधित कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो संसद के सबसे पहली बात आप याद रखेंगे 3 अंग होते हैं। कितने, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग होते हैं। यदि यार बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की बात करें तो ये संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा क्या होता है, संसद का निम्न सदन होता है और इसे पहला सदन भी बोला जाता है, पहला सदन बोला जाता है लोकसभा को। यदि यार बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा ये संसद का उच्च सदन होता है और इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। और ये राज्यसभा क्या होता है, संसद का उच्च सदन होता है। और भारत में संसदीय सरकार है, जिसका अर्थ क्या होता है, संसदीय सरकार का विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि यहाँ पर संसदीय सरकार है। यदि यार बात करें कार्यपालिका का प्रथम, मतलब कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। याद रखेंगे आप, भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए है, खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं, तो कितने क्रॉस लेंस होते हैं, 8 क्रॉस लेंस होते हैं। यदि यार बात करें खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। यदि यार बात करें खो खो शब्दावली की, कुछ शब्दावली पूछी जाती है, जैसे कौन कौन सी, चेंज पूछा जाता है, चेंज किसकी शब्दावली है, या पूछा जाता है चेंजर किसकी शब्दावली है, यह पूछा जाता है एक्टिव या क्रॉस लेन, कौन सी, क्रॉस लेन। ये चेंज, चेंजर या एक्टिव या क्रॉस लेन किसकी शब्दावली है, खो खो की शब्दावली है। ये बार बार पूछी जाती है। यदि यार बात करें खो खो के मैदान की लंबाई की, तो 27 मीटर लंबा मैदान होता है। यदि यार बात करें चौड़ाई की, तो 15 मीटर चौड़ा मैदान होता है खो खो के खेल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड टेकिंग एंड रेजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कवालूर में। कहाँ पर, कवालूर में स्थित है। यदि यार बात करें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान से, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, याद रखेंगे आप, पूछा जाता है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में। यदि बात करें इसरो, इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है, तो जिसे आईजेक कहा जाता है, जिसे आईजेक भी कहा जाता है, इसरो उपग्रह केंद्र को, तो ये कहाँ पर है, बंगलौर में। याद रखेंगे आप, बंगलौर में है। यदि यार बात करें कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जिसे सैक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सैक, सैक कहा जाता है, तो कहाँ पर है, ये है अहमदाबाद में। आप याद रखेंगे अहमदाबाद में है सैक, जिसे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहा जाता है। यदि यार बात करें कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र कहाँ पर है, तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र कहाँ पर है, थुम्बा में। कहाँ, थुम्बा में है, आप याद रखेंगे। यदि यार बात करें सैटेलाइट टेली कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन कहाँ पर है, तो ये है अहमदाबाद में। आप याद रखेंगे सैटेलाइट टेली कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन कहाँ पर है, अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दी है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे,
तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। यदि यार बात करें और लाहौर अधिवेशन से संबंधित, तो इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और क्या बात करें कि इसी मतलब कि अधिवेशन में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की का निर्णय लिया गया था। कब? 1929 में निर्णय लिया गया था 26 जनवरी उनको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए। यदि बात करें गांधी जी की बात करें, तो गांधी जी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वो भी कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। कब की थी? बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने सिर्फ एक बार अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिए? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? बड़ा निकोबार द्वीप में। कहाँ पर? बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब यदि बात करें अंडमान निकोबार को कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। आप याद रखेंगे कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? बात करें यदि तो राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। और बैरन द्वीप जो है तो वो अंडमान निकोबार द्वीप पर ही है। आप याद रखेंगे कौन सा? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही बैरन द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिए? ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो कितनी हो, मतलब कहाँ पर होती है न्यूनतम दूरी? यदि यार बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, प्रधान देशांतर पर। कहाँ पर? प्रधान देशांतर पर न्यूनतम दूरी होती है दो स्थानों के बीच पर। यदि यार बात करें और इससे संबंधित ग्लोब से संबंधित क्वेश्चन की, तो प्रधान देशांतर रेखा के को और किस क्या कहा जाता है? जीरो देशांतर रेखा जिसे कहा जाता है, जीरो देशांतर रेखा। और इसी को क्या नाम दिया गया है? ग्रीनविच मीन टाइम। कौन सा? ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है प्रधान देशांतर रेखा को। यदि बात करें कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर होती। कौन सी? 180 अंश देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। और दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। यदि बात करें कि दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है अधिकतम दूरी दो देशांतरों के बीच की। यदि बात करें शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर कहाँ पर मिलती हैं, तो ये मिलती हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में मिलती हैं जीरो अंश अक्षांश रेखा और शून्य अंश देशांतर रेखा, दोनों कहाँ पर मिलती हैं? अटलांटिक महासागर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिए? सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कितने न्यूनतम न्यायाधीश होते हैं? तो बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? 5 न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? 124 में। आप याद रखेंगे, पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस में? 124 अनुच्छेद में। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। यदि यार बात करें कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में है? तो 129 में। आप याद रखेंगे, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में? 129 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य तीन से भिन्न है? तो निम्न में से कौन अन्य तीन से भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक भविष्य निधि। कौन सी? सार्वजनिक भविष्य निधि। यदि यार बात करें इस क्वेश्चन से संबंधित और क्वेश्चन की, जैसे प्रत्यक्ष कर की, तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं पूछा जाता है। तो आयकर कौन से? आयकर और निगम कर। याद रखेंगे आप, आयकर और निगम कर कौन से? ये
हमारे प्रत्यक्ष कर हैं। यदि यार बात करें अप्रत्यक्ष कर पूछे जाते हैं तो कौन कौन से, बिक्री कर, बिक्री कर कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। और उत्पाद कर, कौन सा, उत्पाद कर भी हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। यदि यार बात करेंगे केंद्र सरकार के कर, मतलब केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से, तो आप याद रखेंगे आयकर, निगम कर, स्टाम्प कर और बिक्री कर। ये क्या नहीं, बिक्री कर तो राज्य सरकार द्वारा लगाता है। कौन कौन से है मैं बता रहा हूँ आपको, आयकर हो गया और निगम कर हो गया और संपत्ति कर हो गया और मृत्यु कर हो गया और सीमा शुल्क हो गया। ये सारे कौन लगाता है, केंद्र सरकार लगाती है। यदि यार बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार कौन कौन सी लगाती है, भू राजस्व कर, भू राजस्व कर, कृषि कर और स्टाम्प कर और बिक्री कर। ये सब क्या लगाती है, ये लगाती है राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक मतलब पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक किसकी इकाई होती है, दूरी की। किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है पारसेक। या और इससे संबंधित क्वेश्चन और कौन से पूछे जाते हैं कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो पारसेक ही होती है। कौन सी होती है, पारसेक होती है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। यदि यार बात करें कि एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो एक पारसेक बराबर होता है, आप याद रखेंगे प्रकाश वर्ष में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यदि यार बात करूं मैं कि एक पारसेक बराबर मीटर में कितना होता है, तो 3.08 गुणे 10 की पावर 16। याद रखेंगे आप, 10 की पावर 16 होता है एक पारसेक बराबर मीटर में। यदि यार बात करें किलोमीटर में, तो 3.08 गुणे 10 की पावर 13 किलोमीटर होता है एक पारसेक बराबर। यदि यार बात करें प्रकाश वर्ष की, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। कितना, 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। यदि यार किलोमीटर में बात करें एक प्रकाश वर्ष की, तो कितना होगा, 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर, 10 की पावर 12 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लार की प्रकृति क्या होती है, तो लार की प्रकृति कैसी होती है, लार की प्रकृति होती है आपकी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितनी होती है, अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है लार की प्रकृति। अब यदि यार बात करें कि लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। इसी वजह से 7 से कम होता है पीएच मान, इसी वजह से क्या होती है, लार की प्रकृति अम्लीय होती है। मनुष्य में लगभग प्रतिदिन कितनी लार निकलती है, तो लगभग 1.5 लीटर। लगभग कितनी, 1.5 लीटर लार निकलती है। 1.5 लीटर लार निकलती है लगभग एक मनुष्य के से लगभग प्रतिदिन। यदि बात करें लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो लार में पूछा जाता है 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से आप याद रखेंगे, टाइलिन, टाइलिन निकलता है, और कौन सा, माल्टेज। कौन सा, माल्टेज, टाइलिन और माल्टेज, आप इन्हें याद रखेंगे, पूछा जाता है। और भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, जहाँ से लार से एंजाइम उसमें मिलते हैं, तो भोजन का पाचन वहीं से शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दी है, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे, तो ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। कौन थे, इंद्र थे प्रमुख देवता। यदि यार बात करें और इससे संबंधित क्वेश्चन की, तो वेदों की संख्या कितनी है, आप याद रखेंगे 4। वेदों की संख्या 4 है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यदि यार बात करें कि वेदों में वर्णन किस किस का वर्णन कितनी बार मिलता है, तो जैसे बात करें यदि अगर कि इंद्र का वर्णन कितने बार मिलता है, तो 250 बार। कितना, याद रखेंगे आप, इंद्र का वर्णन कितनी बार मिला है, 250 बार मिलता है। यदि यार बात करें अग्नि की, तो अग्नि का वर्णन कितनी बार मिलता है, 200 बार मिला है। यदि यार बात करें वरुण की, तो वरुण का वर्णन कितनी बार मिला है, 170 बार मिला है। आप याद रखेंगे, इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार और वरुण का 170 बार वर्णन मिला हुआ है। यदि यार बात करें और कि वामना अवतार के 3 पगों के ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत क्या है, तो ऋग्वेद है। कौन सा, ऋग्वेद है। और पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। आप याद रखेंगे कौन सा, मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिए, हिंद हुआ
1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, सचिन सन्याल द्वारा। किसके द्वारा? सचिंद्र सन्याल के द्वारा की गई थी 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। यदि यार बात करें इससे तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना है तो वो कब की गई थी? तो वो की गई थी 1928 में। 1928 में किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा की गई थी। यदि यार बात करें यदि अगर और कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. राव द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. राव के द्वारा की गई थी 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। यदि यार बात करें और कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। कब की गई थी? 1905 में की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मन के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मन के द्वारा लंदन में। कहाँ पर? लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मन के द्वारा की गई थी 1905 में। यदि यार बात करें गदर पार्टी की स्थापना, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। और किसने की थी? लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। कहाँ पर? लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी 1913 में। यदि यार बात करें अभिनव भारत की स्थापना, तो अभिनव भारत की स्थापना कब की गई थी? 1904 में की गई थी। याद रखेंगे आप, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी अभिनव भारत की स्थापना। यदि यार बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में। आप याद रखेंगे किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद में आप इसे एक बार दोबारा से देखिए। आप जब इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जिससे आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगी। और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, 7 थी। कितनी थी? 7 थी प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या। अब यदि यार बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। यदि यार बात करें कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये थे संचालन समिति के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप इन्हें ध्यान से सुनते जाइए केवल। अब यदि यार बात करें संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे संघ समिति के अध्यक्ष। यदि यार बात करें प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। यदि यार बात करें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी। याद रखेंगे आप, जे.बी. कृपलानी कौन थे? ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है तो किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। कौन लेता है? ग्राम पंचायत चुनाव का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। यदि यार बात करें इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य क्वेश्चन की, तो पंचायती राज का आरंभ कब हुआ? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए। तो पंचायती राज का आरंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। आप याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। और ये किसके समय हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी के समय हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। अगला और क्या इससे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को मतलब संविधान संशोधन के मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। कब? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। यदि यार बात करें और कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। और कब किया गया था? 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। और जिसमें बलवंत राय मेहता कौन थे? अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिए? फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है?
तो फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का उपग्रह है। अब देखना, आप ध्यान से सुनिए, मैं सौरमंडल के बारे में आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो कौन कौन से कि मंगल के सबसे पहली बात दो ग्रह हैं, कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। आप याद रखेंगे कौन कौन से? फोबोस और डीमोस, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे क्या कहा जाता है? चंद्रमा कहा जाता है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। और इससे चंद्रमा को किस नाम से जाना जाता है? आप याद रखेंगे, जीवाश्म ग्रह के नाम से। क्या? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि यार बात करें कि किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आप याद रखेंगे दो ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं। कौन कौन से? बुध, एक तो बुध हो गया और दूसरा शुक्र। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। और यदि यार बात करें कि किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो बात करते हैं शनि की। तो शनि के कितने उपग्रह हैं? शनि के उपग्रह हैं 63। कौन से? 63 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा? टाइटन। आप याद रखेंगे सबसे बड़ा कौन सा उपग्रह है? टाइटन है। शनि के 63 उपग्रह हैं और जिनमें सबसे बड़ा है टाइटन। अब यदि यार बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 67, 67 उपग्रह हैं, जो सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा किसी के उपग्रह नहीं, सबसे ज्यादा बृहस्पति के 67। और यदि यार बात करें जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है बृहस्पति का? तो ज्ञानीमीड। अब ज्ञानीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसके साथ साथ ये ज्ञानीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आप याद रखेंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमीड है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। यदि यार बात करें और अरुण की बात करें तो अरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 27 है। कितनी है? 27 है। तो जिनमें सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा? टाइटेनिया। कौन सा? टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। यदि यार बात करें वरुण की, तो वरुण की बात करें तो वरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 13 है। कितनी है? 13 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कौन सा? ट्रिटान। कौन सा? ट्रिटान सबसे प्रमुख उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 19 है, उरी विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उरी विद्युत परियोजना किस राज्य में? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में उरी विद्युत परियोजना। अगला, ये इससे संबंधित जो भी परियोजना इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती है क्वेश्चन में, कौन कौन सी है देख लेते हैं एक बार। कि सबसे पहली बात कोयना परियोजना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आप याद रखेंगे कोयना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। यदि यार बात करें तवा परियोजना कहाँ पर है? तो तवा परियोजना एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में तवा परियोजना। यदि यार बात करें कि पूर्णा परियोजना कहाँ पर है? पूर्णा परियोजना कहाँ पर है? याद रखेंगे आप, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में पूर्णा परियोजना। यदि यार बात करें मयूराक्षी की, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। मयूराक्षी परियोजना कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी परियोजना। यदि यार बात करें उकाई परियोजना की, उकाई परियोजना बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पर है? गुजरात में उकाई परियोजना। यदि यार बात करें बारगी परियोजना की, बारगी परियोजना कहाँ पर है? एमपी में है। कौन सी? बारगी एमपी में। यदि यार बात करें जो बहुत ज्यादा पूछी गई है, इडुक्की परियोजना कहाँ पर है? तो इडुक्की परियोजना याद रखेंगे आप, केरल में। कहाँ पर है? केरल में इडुक्की परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिए? भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे थे, तो वो कौन कौन से थे? जो दो व्यक्ति थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो सरदार पटेल और वीपी मैमन। कौन से? सरदार पटेल और वीपी मैमन, ये दोनों व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब यदि यार बात करें इससे संबंधित क्वेश्चन की, तो जैसे जूनागढ़ थी, जो जूनागढ़ रियासत थी, तो उसको किसके द्वारा मिलाया गया था भारत सरकार में? तो किसके द्वारा मिलाया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया था जूनागढ़ को। यदि यार बात करें हैदराबाद को, तो हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था? पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया था हैदराबाद को। यदि यार बात करें जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में मिलाया गया था। अब यदि यार और बात करें, वल्लभ भाई पटेल को भारत का
किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। यदि यार बात करें कि पटेल स्वतंत्र भारत के क्या हुए थे, प्रथम प्रथम क्या हुए थे, हमारे उप प्रधानमंत्री बने हुए थे। कौन, सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने हुए थे। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और जो भी व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन उसके पास पहुँचे सबसे पहले। ठीक है, नमस्कार, अब मिलते हैं अगली क्लास में।